हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रमा काफी समय से अपने बेटे शिव के लिए एक सर्वगुण संपन्न लड़की ढूंढ रही थी, जिसके 36 नहीं बल्कि 72 गुण लड़के की कुंडली से मिलने चाहिए। और रोज की तरह आज भी रमा एक लड़की की कुंडली मिलाते हुए अपने पति किशोर से कहती है, देखो ना जी, इस लड़की के गुण भी हमारे शिव की कुंडली से मैच नहीं कर रहे। अरे तुम भी ना क्या रोज रोज कुंडली मिलाने के लिए बैठ जाती हो। अगर 20 भी गुण मिल गए ना हमारे शिव के, वो भी बहुत है। मैं शिव की शादी तो उसी लड़की से करवाऊंगी जिसके 72 के 72 गुण मेरे शिव से मिल रहे होंगे, वरना नहीं करवाऊंगी। आजकल ना 36 गुण वाली लड़की तो मिलती नहीं है, तुमको तो 72 गुण वाली लड़की जरूर मिलेगी। ये बात चल ही रही थी कि तभी शिव वहाँ आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, आज के मॉडर्न समय में आप भी गुण और गुणमान जैसी बातों पर विश्वास करती हैं। मैं तो किस्मत पर भरोसा करता हूँ, जो मेरी किस्मत में होगा वही होगा। आप चाहें तो 1000 गुण मिला लो, बाकी आप देख लो क्या करना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तू तो करेगा ही किस्मत पर भरोसा। बड़ा आदमी जो हो गया है शहर रहकर, पर भूल नहीं अपने रीति रिवाज में पहले कैसे सारे गुण मिलाकर शादियाँ करवाई जाती थी। हाँ हाँ, अगर मेरे घर वालों ने ना तुम्हारी और मेरी कुंडली मिलाई होती ना, तो कम से कम तुमसे अच्छी लड़की से मेरा विवाह हो जाता। क्या बोले? और जो तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने मेरे मत्थे मर दिया, उसका क्या? आप दोनों बस भी करो, आप लोगों का खत्म हो गया हो तो खाना लगा दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। शिव के कहने पर रमा सबके लिए खाना लगाती है और सब बैठकर खाना खा ही रहे थे कि रमा की गांव की दोस्त शकुंतला वहां आती है, जो कुछ समय पहले ही रमा के घर के पास शिफ्ट हुई थी। अरे लगता है मैं तो गलत टाइम पर आ गई हूँ। अरे शकुंतला, आ ना, तू भी कुछ खा ले। नहीं नहीं, मैं तो किसी काम से आई हूँ। रमा शकुंतला को देखकर खाना छोड़कर सोफे पर आकर बैठ जाती है और शकुंतला से कहती है, और बता शकुंतला, कैसे आना हुआ इधर? मैं तो शिव के लिए रिश्ता लाई हूँ। हाँ हाँ, बताना कौन है, क्या करती है लड़की? लड़की बहुत अच्छी है, मेरी आंखों के सामने बड़ी हुई है, घर परिवार बोलचाल सब बहुत अच्छा है। देख शकुंतला, तुझे तो पता ही है कि मैं जब तक अपने बेटे की कुंडली से लड़की की कुंडली ना मिला लूं और 72 गुण दोनों के ना मिल जाए, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। ला तू लड़की का बायोडाटा दे दे मुझे। ले रमा, कुंडली मिलाकर बता, शिव और इसके गुण मिल भी रहे हैं कि नहीं? वैसे आज तक मैंने 36 गुण सुने हैं, ये 72 गुण? रमा कुंडली मिलाते हुए शकुंतला से कहती है, ना, इस लड़की के गुण भी मेरे शिव से नहीं मिल रहे और 36 गुण तो कुंडली में होते हैं। मैं तो अपनी बहू के अपने गुण भी देखना चाहूंगी, तो सब मिला जुलाकर 72 गुणों वाली बहू चाहिए मुझे। अरे रमा, अब तक ना तुमने 20 से ज्यादा लड़कियां देख ली है, पर ना तुम्हारे बेटे की कुंडली किसी लड़की से मिलती है और ना किसी लड़की की कुंडली तुम्हारे बेटे से। और अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो एक दिन ऐसा आएगा ना, तुम्हारा बेटा शिव ना तंग आकर ना किसी लड़की को ना भगा कर ले जाएगा। जिस दिन शिव ने ऐसा किया ना, मैं उसे घर और जायदाद दोनों से बेदखल कर दूंगी। माँ, आप भी ना, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। ये कहकर शिव ऑफिस चला जाता है। ये सब सुनकर शकुंतला भी जाने लगती है और जाते जाते रमा से कह कर जाती है, अच्छा, और कोई रिश्ता होगा तो बताऊंगी। हाँ, लड़की देखने से पहले उसका बायोडाटा जरूर भेज दियो शकुंतला, ताकि मैं दोनों की कुंडली मिलाकर उनके गुण भी मिला सकूं। एक रोज शिव ऑफिस जाता है और ऑफिस में जाकर वो अपने कैबिन में परेशान बैठा हुआ था। तभी शिव की दोस्त शिवानी वहाँ आती है और शिव से कहती है, क्या हुआ शिव? पिछले काफी समय से मैं तुम्हें परेशान देख रही हूँ, कोई बात है क्या? सब ठीक तो है ना? हाँ यार, मैं क्या बताऊँ, माँ काफी समय से रिश्ते देख रही हैं, लेकिन मुझे तुम्हारे अलावा और किसी को अपना जीवन साथी बनाना ही नहीं है। तुम अपने घर वालों को ये बात बता दो। नहीं, माँ नहीं मानेंगी, और अगर तुम्हारे उनके मुताबिक 72 गुण नहीं मिले तो वो हमारी शादी किसी हाल में नहीं करवाएंगी। कुछ तो करना ही होगा, वरना हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। इतना कहकर शिवानी शिव को गले से लगा लेती है। देर शाम शिव ऑफिस से घर आता है तो रमा बोलती है, आ गया तू, खाना लगा दूं? हाँ माँ, लगा दो। शिव का खाना लगाते हुए रमा शिव से कहती है, आज एक और रिश्ता आया था तेरे लिए। तेरे पापा के बचपन के दोस्त की बेटी है, जिससे तेरी शादी की बात चल रही है। तो इसके भी गुण नहीं मिले होंगे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, इसके गुण तो मिल गए हैं, 72 के 72 गुण। तेरी कुंडली पंडित जी से भी दिखवाई है, सब अच्छा है, बस अब बात बन जाए। आप ही देख लो, मुझे नहीं देखनी लड़की। क्यों? तुझे क्यों नहीं देखनी लड़की? जब सारी बातें हो ही रही हैं, तो आप लड़की भी देख लो।
ठीक है, मैं ही देख लेती हूँ। शिव इस बार अपने रिश्ते की बात से परेशान हो जाता है, क्योंकि पहली बार माँ के मुताबिक किसी लड़की के 72 गुण शिव से मिल रहे थे। माँ तो अब मेरी शादी करवा कर ही रहेंगी। मैं माँ से शिवानी की भी बात नहीं कर सकता। अब क्या करूँ? ये सोचते हुए शिव सो जाता है और अगली सुबह शिव बिना नाश्ता किए घर से निकल जाता है और रमा शिव को आवाज लगाती रह जाती है। शिव, शिव खाना तो खा ले। शिव बिना कोई जवाब दिए ऑफिस के लिए निकल जाता है और ये सोचकर रमा परेशान होती है कि आज से पहले शिव ने ऐसा बर्ताव कभी नहीं किया और वो अपने पति किशोर से कहती है, सुनिए जी, शिव आज बिना कुछ खाए पिए ही चला गया, ना जाने उसे क्या हुआ है। अरे ऑफिस जल्दी जाना होगा इसलिए चला गया होगा, खा लेगा बाहर कुछ। अब वो बच्चा नहीं है। हाँ हाँ पता है, बड़ा हो गया है। रात 10 बजे तक जब शिव घर नहीं आता तो रमा उसे कई फोन करती है, पर शिव का फोन बंद था। ऐसे में रमा बहुत परेशान हो जाती है और शिव के दोस्त राहुल को ऑफिस फोन लगाकर पूछती है, बेटा शिव तुम्हारे साथ है? उसका फोन बंद आ रहा है। नहीं आंटी, वो तो आज ऑफिस भी नहीं आया। क्या? हाँ आंटी, आप परेशान ना हो, वो आ जाएगा। इतनी बात सुनकर रमा बहुत परेशान हो जाती है। तभी बाहर कार का हॉर्न सुनाई देता है और रमा बाहर जाकर देखती है तो शिव अपने साथ एक लड़की लाया था और दोनों के गले में वरमाला थी। दोनों शादी करके आए थे और ये लड़की शिवानी थी। रमा दोनों को देखते ही शिव से कहती है, ये क्या किया तूने? शादी कर ली? ये लड़की कौन है? कहाँ रहती है? कुछ बताना जरूरी नहीं समझा तूने? माँ हमें अंदर तो आने दो, सब बताता हूँ। मैं इस शादी को नहीं मानती। तू होता कौन है खुद से फैसले लेने वाला? ये तूने ठीक नहीं किया शिव। तभी वहाँ शिव के पापा किशोर भी आ जाते हैं। शिव, तूने शादी कर ली बेटा? जीता रहा बेटे। तुम्हें भी इसके साथ घर से बाहर जाना है? बच्चे हैं, छोड़ो ना गुस्सा, आने दो इनको अंदर। नहीं, ये अगर इस घर में रहेगा तो मैं नहीं रहूंगी। काफी बहस के बाद किशोर किसी तरह दोनों को अंदर लाता है और अगले दिन जब तक रमा उठती है तब तक शिवानी घर का सारा काम कर ऑफिस के लिए रेडी हो चुकी थी और रमा उठते ही किशोर से कहती है, ये सारा काम आपने किया है क्या? नहीं, मैं क्यों करूँगा बहू के होते हुए सारा काम। रमा ये सब देखकर चौंक जाती है कि बहू के ना जाने 72 गुण मिल भी रहे हैं कि नहीं, पर इसमें तो 1000 गुणों वाली खासियत है। इतने में शिव और शिवानी भी वहाँ आते हैं और रमा के पैर छूते हुए कहते हैं, माँ जी, मुझे नहीं पता कि मेरे आपके बेटे से 72 गुण मिलते हैं या नहीं, पर मैं शिव का ख्याल बिल्कुल खुद से भी ज्यादा रखूंगी और आपको भी कभी कोई शिकायत का मौका नहीं आने दूंगी। रमा अपने पैर पीछे करते हुए किशोर से कहती है, लगता है शिव को भी ऐसे ही प्यारी प्यारी बातों में फंसाया होगा, जब भी वो अपनी माँ का पल्लू छोड़ के बीवी के पल्लू से बंध गया। ये सब सुनकर शिव और शिवानी कुछ नहीं बोलते और ऑफिस चले जाते हैं। लेकिन रमा का 72 गुणों वाली बहू का सपना टूट चुका था और वो अपने आप को कोसने के सिवा कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। ये सब रमा सोच ही रही थी कि तभी शकुंतला वहाँ आती है। रमा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? शिव ने किसी लड़की को भगाकर शादी कर ली? हाँ शकुंतला, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि शिव ऐसा करेगा। मैं कितना अच्छा रिश्ता लाई थी शिव के लिए, पर तू तो सिर्फ गुण के पीछे पड़ी थी। अब मिला ले गुण। रमा ये सुनते ही शकुंतला को लेकर पंडित जी के घर जाती है और पंडित जी से अपने बेटे शिव और शिवानी की कुंडली मिलवाती है। शिवानी का बायोडाटा रमा शिव के दोस्त राहुल से मांग लेती है, जिसके जरिए वो सब कुछ पंडित जी को बताते हुए कहती है, पंडित जी, अब आप मेरे बेटे और इस लड़की की कुंडली मिलाकर बताओ कि इसके मेरे बेटे के साथ कितने गुण मिल रहे हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है। आपके बेटे और इस लड़की के तो 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। साथ ही इस लड़की की कुंडली इसके अच्छे स्वभाव और उज्जवल चरित्र को भी दिखा रही है। मतलब इस लड़की की कुंडली में ही नहीं बल्कि असल में भी 36 गुण होंगे। मतलब यही है मेरी 72 गुणों वाली बहू। इतना सुनते ही रमा खुशी से शकुंतला के गले लग जाती है और घर आ जाती है, जहाँ वो शिव और शिवानी के आने का इंतजार कर रही थी और दोनों के ऑफिस से आते ही उनसे कहती है, बेटा, मैं तुम दोनों की शादी को अपनाती हूँ। मैं गलत थी, मैं तो 72 गुणों वाली लड़की ढूंढ रही थी, पर मुझे क्या पता वो मेरा बेटा खुद ले आएगा, क्योंकि उसकी किस्मत में तो शिवानी ही थी। ये सुनकर शिव भी अपनी माँ को गले से लगा लेता है और हो जाता है 72 गुणों वाली सर्वगुण संपन्न बहू का ये परिवार पूरा।
अंकिता एक बहुत ही चुलबुली और समझदार लड़की थी। वो सभी लोगों का बहुत ख्याल रखा करती थी। एक दिन उसकी शादी समीर से हो जाती है, पर शादी के कुछ दिनों बाद ही उसके पति समीर का कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी जान चली जाती है। अंकिता समीर की याद में डिप्रेशन में चली जाती है और एक दिन सुबह वो मंदिर जाती है, जहां उसकी मुलाकात उसके दोस्त सुशांत से होती है। हेलो अंकिता, कैसे हो? अरे सुशांत, तुम यहाँ कैसे? अरे मैं तो माता रानी के दर्शन के लिए आया हूँ। तुम तो ट्रेनिंग पर गए थे ना? मेरी ट्रेनिंग कब की पूरी हो गई, अब इसी शहर में पोस्टिंग है। बहुत बढ़िया, नाइस टू सी यू। मुझे भी बहुत खुशी हुई तुमसे मिलके। इतने साल बाद अपने दोस्त को देख के उदास अंकिता के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। तभी वहाँ उसकी सास ललिता उसे ऐसे किसी अजनबी से हंस हंस के बात करते देख गुस्से से तिलमिला जाती है और उसे वहीं सबके सामने सुनाने लगती है। हाय हाय राम, कैसा वक्त आ गया है। अरे बहू, घर की लाज शर्म सब बेच खाई है क्या? सासू माँ, आप यहाँ? ये वो मेरा दोस्त है सुशांत। अच्छा, बहुत याराना लगता है। अरे अभी मेरे बेटे को गुजरे वक्त नहीं हुआ और तू अपने गुल दिखाने लग गई। नहीं सासू माँ, आप जैसा समझ रही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में। अरे ये क्या हो रहा है? और माता जी, आप अंकिता से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? अरे तू तो चुप ही बैठ, मेरी बहू है, मुझे सब पता है। दोबारा मेरी बहू के इर्द गिर्द नजर मत आना, समझे? चल बहू, बहुत हुई तेरी पूजा। ललिता अपनी बहू को लेकर घर वापस आ जाती है और उसे खरी खरी सुनाती है। अपनी सास के ताने सुन सुनकर बेचारी अंकिता रोने लगती है और अपने पुराने दिन याद करने लगती है कि कैसे वो अपनी मर्जी का खाती पीती थी, अपनी मर्जी के रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी और कैसे बेबाक बोला करती थी। तभी ख्यालों ही ख्यालों में अंकिता अपने दोस्त सुशांत, जिसे वो मन ही मन प्यार करती थी, उसके बारे में सोचने लगती है। काश कि मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया होता कि हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो शायद आज मेरी जिंदगी किसी और ही मोड़ पे होती। तभी अचानक उसकी सास बोलती है, अरे ओ नागन, वहाँ चुपचाप खड़ी ही रहेगी कि घर के काम भी निपटाएगी? ये मगरमच्छ के आंसू बाद में बहा लियो। अपनी सास ललिता के ताने सुनकर अंकिता उदास हो जाती है और फिर अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। वहीं दूसरी ओर उसका दोस्त सुशांत अंकिता की हालत देख के बहुत दुखी होता है और वो सोचता है कि कैसे अंकिता के हालात को सुधारा जाए। इसी सिलसिले में एक दिन वो अपनी और ललिता की कॉमन फ्रेंड दीपाली से बात करता है। हाय दीपाली। हेलो सुशांत, मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ, वो मंदिर में क्या बवाल हो गया तुम्हारे और अंकिता के बीच? अच्छा, तो तुम्हें भी पता चल गया? यार, जरा सी बात का बतंगड़ बना दिया अंकिता की सास ने। हाँ, वैसे बहुत बुरा हुआ अंकिता के साथ। जब से विधवा हुई है, उसकी सास ने तो उसका जीना हराम कर दिया है। हाँ यार, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। काश मैं अंकिता के लिए कुछ कर सकता। काश अंकिता, उस दिन तुमने मुझे हाँ कर दी होती तो आज कुछ और ही होता। अरे तुम क्या करोगे? वो विधवा है, उसकी जिंदगी से तो मानो खुशियों के रंग ही चले गए, ना जाने क्या होगा उसका। दीपाली, मैं अंकिता की जिंदगी में खुशहाली ला कर ही रहूंगा। सुशांत मन में सोच लेता है कि अब वो अंकिता को और दुखी नहीं रहने देगा। वो उससे शादी करेगा और उसकी जिंदगी में खुशियों के रंग वापस भर देगा। इसी ख्याल से वो एक दिन मंदिर जाता है, जहाँ पर दोबारा अचानक उसकी मुलाकात अंकिता से हो जाती है। अंकिता उसे देख के मुंह फेर लेती है। अंकिता, मुझे तुमसे अर्जेंटली बात करनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, मना मत करना। सुशांत, तुम समझते क्यों नहीं? मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। किसी ने देख लिया ना तो खामखा कलेश हो जाएगा। अंकिता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। बस
अब एक और शब्द नहीं सुनूंगी मैं। तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो। तुम्हें समझ नहीं आता, मैं एक विधवा हूँ, विधवा। तभी अचानक फिर से अंकिता की सास वहाँ पहुँच जाती है। अपनी बहू अंकिता के साथ सुशांत को फिर से देख उसका पारा हाई हो जाता है। कैसे विधवा औरत को छेड़ रहा है? अरे आओ आओ, मारो इसे, मारो। मेरी बात तो सुनो। सुशांत को पिटता देख अंकिता बोल पड़ती है। नहीं नहीं, रुक जाओ, मत मारो सुशांत को, उसने कुछ नहीं किया, बस करो, रुक जाओ। अरे अरे मेरी बात तो सुनो पहले। अरे मार क्यों रहे हो आप सब? मेरी बात तो सुनो। है बड़ा पुराना याराना है। अरे कुलच्छनी, तुझे लाज नहीं आती? बस कीजिए, आप कितना सुनाएंगी? आखिर किसी बात की एक लिमिट होती है। आप तो बोले ही जा रही है। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगी। तभी भीड़ में खड़े लोग बातें करने लगते हैं। अरे ये विधवा तो परसों बाजार में रंगीन दुपट्टे देख रही थी, इसको तो बिल्कुल भी लाज नहीं है। अरे सुनो सुनो, ये विधवा बड़ी चटोरी है। मैंने तो इसे गोलगप्पे खाते देखा था, जरा सी लाज नहीं है इसमें। अरे देखो तो इस विधवा को, कैसे हंस हंस के बात कर रही है, जरा सी लाज भी नहीं बची। छी। अंकिता अपनी सास ललिता भीड़ में जमा लोगों के ताने और अपनी इस बेरंग जिंदगी से तंग आकर अपने अंदर दबा हुआ सारा दर्द अपने सवालों से बयां करने लगती है। वो सबसे कहती है कि हाँ, आती है लाज, पर आज इस लाज के बंधन को तोड़कर मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि क्या एक विधवा को खुश रहने का हक नहीं है? क्या उसकी जिंदगी में रंग नहीं हो सकते? क्या वो अपनी पसंद का कुछ खा भी नहीं सकती? क्या वो दोबारा शादी नहीं कर सकती? आखिर ये सारे बंधन एक विधवा के लिए ही क्यों बनाए? आखिर मेरी गलती ही क्या थी? बस कर अंकिता बेटा, मुझे माफ कर दे। समाज क्या कहेगा, इस डर से मैंने तुझे बहुत दुख दिए, तेरी खुशियों को दबा कर रखा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगिए, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। अंकिता के साथ साथ अंकिता की सास ललिता सुशांत से भी माफी मांगती है। अंकिता के इस तरह के सवालों को सुनकर मंदिर में जमा लोगों के बीच एक सन्नाटा सा हो जाता है। सबकी अंतरात्मा झंझोड़ जाती है। उसकी सास ललिता को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो बिना किसी देरी अपनी विधवा बहू अंकिता की शादी सुशांत से मंदिर में ही करवा देती है और सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।